हम लोग ICS कंप्यूटर पार्ट 1 की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बुक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर कितने मार्क्स का आना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने देखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर का पेपर होता है वो बाकी पेपर से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? आर्ट्स का पेपर जैसे आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, इसके अलावा जो हमारे साइंस के पेपर हैं वो 85 मार्क्स के होंगे। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर का पेपर है ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट आता है। ये हमारे पास टोटल 75 मार्क्स का होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल मार्क्स इसमें 200 ही होते हैं। ठीक है, इसकी वेटेज 200 ही है। आपके पास जिस तरह बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, तो ये भी 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। लेकिन इसमें मार्क्स की डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है? पार्ट 1 पे अगर आप आ जाएं तो पार्ट 1 का जो आपका पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 का पेपर भी 75 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर हम देखेंगे हमें ये वाले 75 मार्क्स है हमारे पास टारगेट, हमने इन वाले 75 में से अपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी 75 मैक्सिमम मार्क्स का जो है टारगेट है, और इसी को हम देखेंगे कि हमारे पास जो पेपर आता है उस पेपर की डिवीजन किस तरह से होती है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो MCQs 15 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के होंगे। किस तरह से आगे इसकी फर्दर डिवीजन है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास 15 मार्क्स का है। ठीक है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 1 मार्क कैरी कर रहा होता है। फिर में आपके पास क्या होगा, सेक्शन बने हुए होंगे। ये जो है ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ होगा। सेक्शन में डिवीजन इस तरह की होगी कि सेक्शन 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन जो 2 है उसके पास आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास, जो यहाँ पर सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो गिवन होते हैं। ठीक है, आपके पास 9 सवालात दिए गए होते हैं और आपके पास चॉइस होती है, आपने उनमें से 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उन 6 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं, तो 6 × 2 आपके पास 12 मार्क्स इन क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1 का ही पार्ट है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके पास 9 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और उन 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 सवालात को हल करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेम वही वाला पैटर्न होता है, 9 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से 6 को आपने सॉल्व करना हो। ये जो पैटर्न बता रही हूँ आपको, ये वो पैटर्न है जो अभी तक फॉलो होता आ रहा है, जो 2019 तक जितने पेपर हुए हैं उनमें फॉलो होता आ रहा है। हो सकता है आगे चेंज हो जाए, लेकिन मोस्टली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसी तरह आपका पेपर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा होता है कि हमें बता दिया जाता है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें से नहीं आएगा। सपोज यहाँ पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जो आपके पास 5 चैप्टर्स होंगे उन 5 चैप्टर्स में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। वो 5 चैप्टर टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स है, 10 में से आपके पास 5 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो वो वाले 5 चैप्टर्स होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनमें से आपका 8 नंबरों वाला एक सवाल ये भी आएगा, उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें से आपके MCQs भी आएंगे। हम आज कंप्यूटर की ICS पार्ट 1 की बुक स्टार्ट करना जा रहे हैं। कंप्यूटर की बुक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखने से पहले कि कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूरी बुक में क्या है, सबसे पहले हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर क्या ऐसी चीज़ है
क्यों इसको बनाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, क्या ये शुरू से ऐसा ही था जैसे अब हमारे पास आ गया, या पहले किसी और फॉर्म में था और अब किसी और फॉर्म में हो गया, ऐसी क्या हमें ज़रूरत पड़ गई जो हमने कंप्यूटर को डेवलप किया। क्योंकि हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसको डेवलप नहीं करेंगे। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो हमें कंप्यूटर को डेवलप करना पड़ गया। तो ये बेसिक जो आइडिया है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कैसे इसको बनाया गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत पहले से पता है कि चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। बहुत सारे बच्चे यही चीज़ जानते हैं। ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर और उसने एक पहला जो कंप्यूटर था उसको इन्वेंट किया। और कहा यह जाता है कि चार्ल्स बेबेज ही वो पहला बंदा है जिसने कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर रखा। अब ज़रूरत ये पड़ी हमें, हम ये देखते हैं, ये सोचते हैं बात कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों है। हम बाकी भी चीज़ें देखते हैं, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आ जाता है, हर सब्जेक्ट में देखें वो वर्ड कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ होता है। तो अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एक क्या चीज़ है। कंप्यूटर डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ था कंप्यूटर। ठीक है, तो लतीनी ज़बान का एक लफ्ज़ था कंप्यूटर, उसमें से हमने क्या किया है, हमने कंप्यूटर को डिराइव कर लिया। तो उस कंप्यूटर का क्या मतलब था, उसका मतलब था टू कैलकुलेट या टू कंप्यूट। क्या होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना, फाइंड करना, उसमें से चीज़ें निकालना। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए फॉर्म हम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, कंप्यूट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हमारे पास तो हम कंफ्यूज हो गए। फिर तो हमारे पास कैलकुलेटर भी है। कैलकुलेटर क्या काम करता है, कैलकुलेटर भी हमारे पास इनपुट लेता है। कैसे, हम उसको नंबर्स देते हैं, वो हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। मतलब हम कहते हैं कि हमने दो नंबरों को जमा करना है, तो वो हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देता है। तो कैलकुलेटर को भी हाँ हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक तरह का कंप्यूटर है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। कैलकुलेटर को आप किस लिए इस्तेमाल करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। तो हमारे पास कंप्यूटर एक, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। इसको हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरी डेफिनेशन को। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करती है ये, कन्वर्ट कर देती है डाटा को किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग। इसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है, और जब प्रोसेसिंग अप्लाई होती है तो हमारा जो डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर जो है हमारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और उसको हम स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से फिर हमें कन्फ्यूजन होगी कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। हमें दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता। अगर बच्चों से पूछा भी जाए कि डाटा क्या है तो वो कहते हैं इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है तो वो कहते हैं डाटा है। हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं पता हमें कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर को पढ़ते हुए कि कंप्यूटर करता क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो हम देख लें कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डाटा है। डाटा की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप लोगों ने इससे बहुत दफ़ा पहले रॉ का वर्ड पढ़ा हुआ होगा, RAW, रॉ। रॉ आपके पास खाम चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जो खाम माल होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना रॉ ऑयल है, वो ऑयल जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या रॉ गोल्ड है। हमें पता है गोल्ड माइंस हैं, सोने की कहीं कान से हमारे पास सोना निकला है, गोल्ड निकला है, ठीक है। तो वो जो गोल्ड होगा वो रॉ फॉर्म में होगा। रॉ फॉर्म में क्यों होगा,
क्या आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। या कहीं से ऑयल डिस्कवर हुआ है तो क्या आप उस ऑयल को उस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो रॉ होती है, वो ऑयल हो, गोल्ड हो, जो भी चीज़ हो, वो सॉरी रॉ होती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती है, वो खालिस चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती और आपके वो किसी काम की नहीं होती। आप उस गोल्ड को क्या करते हैं? आप उसको कहीं किसी को दे देते हैं, उसको सेट करने के लिए दे देते हैं, रिफाइंड करने के लिए दे देते हैं। ऑयल्स जो है, ऑयल को भी इसी तरह करते हैं कि रिफाइंड फॉर्म के बाद ही आपके पास आता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो सारा डाटा जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो तमाम अदाद शुमार किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सपोज आप एक ऑनर है किसी भी स्कूल के, आपने बच्चों का एडमिशन करना है, आपने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है, तो आपने स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दे दिया, एडमिशन फॉर्म। आप स्कूल के ऑनर हैं और आपके पास 100 स्टूडेंट्स आए हैं, आपने उन 100 स्टूडेंट्स को कहा ये फॉर्म फिल करके दे दें, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। आपके पास कितने फॉर्म्स हो जाएंगे? अगर 100 लोगों ने फिल किया है तो आपके पास 100 फॉर्म्स हो जाएंगे। वो 100 फॉर्म्स में आपके पास डाटा की फॉर्म में है, डाटा आ गया आपके पास पूरे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट के डाटा आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपने उनमें से ये जज करना हो उन फॉर्म्स को देखते हुए, एडमिशन फॉर्म्स को देखते हुए कि इनमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास मेल्स हैं, कितने ऐसे हैं फीमेल्स हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहले साइंस पढ़ी हुई है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहले आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो ये सारी की सारा वहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, आप रिजल्ट नहीं ला सकते तब तक जब तक आप उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई ना कर लें। डाटा आपके पास है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आपके पास 100 एडमिशन फॉर्म्स हैं, लेकिन आपको उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको नहीं पता चल रहा कि वो कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ए ग्रेड है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बी ग्रेड है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साथ किसी विलेज से होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? आपके डाटा। तो डाटा के बाद आप इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने। तो इंफॉर्मेशन हमने देखा है कि जो प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो, प्रोसेसर जो प्रोसेस अप्लाई करते हो क्या करता है? वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाएगी उसको आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए थे। गोल्ड की सबसे पहले हम लोगों ने बात की। गोल्ड हमारे पास जो आता है वो रॉ फॉर्म में होता है। उसको क्या करते हैं? भट्टी में आग पे उसको बहुत पकाते हैं, बहुत जब पकाते हैं उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं और जो प्योर फॉर्म में हमारे पास चीज़ हो जाती है वो अवेलेबल हो जाती है, वो हमें मिल जाती है। सेम प्रोसेस ऑयल्स के साथ भी होता है। इसी तरह का प्रोसेस आपने जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने एडमिशन के लिए बहुत सारे 100 एडमिशन फॉर्म ले लिए, तो आप क्या करोगे उसके ऊपर? अब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे। कैसे प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे? आप मेल वाले स्टूडेंट्स को अलग कर दोगे फॉर्म को, फीमेल्स वालों को अलग कर लोगे, जो सिटी के हैं उनको अलग कर लोगे, जो आर्ट्स के उनको अलग कर लोगे, जो साइंस के उनको अलग कर लोगे। जब आप सारी की सारी चीज़ें अलग सेपरेट करके रख लोगे तो आप क्या कर रहे हो? ये वाला काम आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हो। जब आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की तो अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है। इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपके पास जज करना आसान हो गया कि मेरे पास कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने सिटी के हैं, कितने विलेजेस हैं, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो हमारे पास डाटा जो होगा वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है डाटा के ऊपर। ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? जिस तरह का डाटा होगा वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पर
अगर गोल्ड के ऊपर आप लोगों ने, गोल्ड आपके पास डेटा फॉर्म में था तो आपने गोल्ड के ऊपर अगर कोई प्रोसेस अप्लाई किया है तो आपके पास गोल्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड किया है तो वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है डेटा के ऊपर, लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। डेटा इंडिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि डेटा ने पहले आता है और उसने कुछ नहीं बताना कि इंफॉर्मेशन कैसी थी या क्या थी। डेटा जो भी होगा उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे वो इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज आपके पास आपके मार्क्स हैं, ठीक है। आपके मार्क्स यहाँ पर डेटा के फॉर्म में है। मार्क्स यहाँ पर कितने हैं? आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, 20 मार्क्स इंग्लिश के हैं, आपके पास 28 उर्दू के हैं और 30 इस्लामिक के मार्क्स हैं। आपने यहाँ पर इसका टोटल फाइंड करना है। तो ये आपके पास डेटा के फॉर्म में, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3 हैं तो मैं इसको इजीली कर सकती हूँ। लेकिन जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास प्रोसेसिंग अप्लाई होती है। प्रोसेसिंग क्या होगी? यहाँ पर मैंने इसका क्या चीज़ निकालनी थी? टोटल निकालना था। तो प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेसिंग में प्लस का साइन आ जाएगा। ये क्या करेगा? ये इन सारे के सारे नंबर्स को प्लस कर देगा, ठीक है। सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे पास इन सारे नंबर्स को ऐड करके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कोई भी स्टूडेंट है उसके टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं तो हमें इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा कि उसके टोटल मार्क्स जो है वो 78 है। ये वाला हमारा सारा का सारा काम जो हो रहा होता है ये कंप्यूटर कर रहा होता है। हमने यहाँ पर जो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमने डेटा भी पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन भी और प्रोसेसिंग भी। तीसरी एक और चीज़ भी है, स्टोर करता है फॉर लेटर यूज। तो यहाँ पर आके आप इसको स्टोर भी कर सकते, ठीक है। आपके पास आपके मोबाइल फोन्स में हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इवन कैलकुलेटर्स भी ऐसे हैं जिसमें जो प्रीवियस रिजल्ट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं ताकि स्टूडेंट उसको बाद में चेक कर सके। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं ये कहूँगी कि कंप्यूटर हमारे पास एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। इसके बाद डेफिनेशन की बात हुई, हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेसिंग अप्लाई करती है डेटा के ऊपर और डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। डेटा हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होता, हाँ ज़रूरी बहुत होता है। डेटा नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, डेटा होगा तो ही हम इंफॉर्मेशन जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, जिनसे फौरन एक दफ़ा देखते हुए हम उसमें से कंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप एक दफ़ा इन सारे की सारी कैलकुलेशंस को देखोगे, आप अलग-अलग देखोगे मार्क्स तो आप फौरन से एक दफ़ा से सम अप नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं या ये एवरेज कितने पे आगे रह रहा है। ये तो सिर्फ 3 हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ से, और अगर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ होंगी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो ये हमारे पास यूजफुल नहीं है। तो जब ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई तो हमें फ़ौरन से एक दफ़ा देखते ही उसको पता चल रहा है अच्छा 78 है, तो हमारे माइंड में आ जाता है अच्छा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या बिल्कुल लो पे है या जिस लेवल पे भी वो लाइक